नमस्कार। आज हम ले रहे हैं शैक्षिक प्रबंध। शैक्षिक प्रबंध या शिक्षा में प्रबंध और इसका अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या हैं। तो देखिए, शैक्षिक प्रबंध का अर्थ अगर हम देखें तो शैक्षिक प्रबंध या शिक्षा में प्रबंध वो प्रक्रिया है, यानी शैक्षिक प्रक्रिया जो कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं और उसे मानवीय स्रोत और योग्यता क्षमता का पूरा जिसके कारण मानवीय स्रोत और जो उनकी योग्यता है जो मानवीय स्रोत हैं वो अपनी योग्यता का और क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सके। यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए ऐसी स्थितियां निर्मित की जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाए जिसके कारण जो वहां का जो मानवीय संसाधन है, मानवीय स्रोत हैं, वो अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सके। यानी अपन कहते हैं कि 100% देना, 100% किस प्रकार दे, 100% वो किस प्रकार दे, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए। जो चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके आधार पर हम ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि वहां का मानवीय संसाधन उनका पूरा 100% वो अपने दे सके। और शिक्षा में प्रबंध एक गतिशील अंग है जिसके कारण शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक दर्शन या शिक्षा का जो लक्ष्य है वो उससे इंगित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के सिद्धांत हमेशा ही स्थिर करता है, यानी अध्ययन के सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान देता है और शैक्षिक प्रबंध संबंधी बातों को वो कार्य रूप भी देता है। शैक्षिक प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। शैक्षिक प्रबंध के मुख्य कार्य इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला है नियोजन, यानी नियोजन किस प्रकार किया जाए। जो भौतिक संसाधन हैं उनका नियोजन किस प्रकार किया जाए। जो हमारे पास उपलब्ध भौतिक संसाधन, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, किस प्रकार से उनका नियोजन किया जाए, पूरा उसका प्रबंध किया जाए। बजटिंग, इसको अपन विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे आगे। बजटिंग यानी जितना बजट है हमारे पास, उन बजट में किस प्रकार खर्च चलाए, जितना पैसा है उस पैसों में किस प्रकार खर्च चलाया जाए। नियंत्रण, वहां का नियंत्रण किस प्रकार हो रहा है, नियंत्रण किस प्रकार का हो रहा है। नियुक्तिकरण, नियुक्तियां किस प्रकार दी जाए,
योग्यताधारियों को नियुक्ति दी जा रही या नहीं दी जा रही है। निर्देशन, छात्रों और अध्यापकों को निर्देशन किस प्रकार का मिल रहा है। समन्वय, जो मानवीय संसाधन है और जो उपलब्ध भौतिक संसाधन है उनमें और मानवीय संसाधनों में और भौतिक संसाधनों में समन्वय किस प्रकार से हो। और सातवां है संगठन, उत्प्रेरण, प्रेरणा किस प्रकार की मिल रही है उनको। और आठवां है संगठन, संगठन से किस प्रकार कार्य हो, एक रहकर किस प्रकार काम हो। ये इसके मुख्य कार्य होते हैं और इसमें प्रायः प्रबंध, प्रशासन और संगठन, इन तीनों का एक ही अर्थ लिया जाता है। प्रबंध हो, प्रशासन हो या संगठन हो, इन तीनों का अर्थ एक ही लिया जाता है। प्रायः इन तीनों का अर्थ शिक्षा शास्त्री एक ही लेते हैं। इन तीनों का अर्थ एक ही लिया जाता है। प्रबंध किस प्रकार का हो, प्रशासन किस प्रकार कर रहा है या उनका संगठन किस प्रकार काम कर रहा है। तो ये मुख्य इसके शैक्षिक प्रबंध के कार्य हैं। और शिक्षा में प्रबंध जो है वो इन कार्यों के आधार पर चलता है। शिक्षा के प्रबंध का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है। शिक्षा के प्रबंध का क्षेत्र शिक्षा के प्रबंध का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। वो तो उसमें शिक्षा के जो प्रबंध का क्षेत्र है उसमें मानवीय तत्व, सामग्री और भौतिक तत्वों का प्रबंध आता है। एक तो आते हैं मानवीय तत्व, एक आता है भौतिक या तत्व या सामग्री। तत्व या वहां की सामग्री यानी मानवीय संसाधन। और वहां कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है, भौतिक संसाधन, ये शिक्षा के प्रबंध का क्षेत्र है। इन दोनों में समन्वय किस प्रकार हो और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग इनका किस प्रकार से हो, ये शिक्षा के प्रबंध का क्षेत्र है। और इसमें शिक्षा संबंधी सभी तथ्य, योजनाएं, नीतियां, कार्यप्रणाली, कर्मचारियों को दिए जाने वाला निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, प्रतिवेदन और शिक्षा से संबंधित बजट तैयार करने वाली सारी की सारी बातें आती है। यानी क्या क्या आता है शिक्षा के प्रबंध के क्षेत्र के अंदर। वहां की योजनाएं, क्या क्या योजनाएं बनाई जाएगी, किस प्रकार वहां नीतियां किस प्रकार की बने ताकि ज्यादा से ज्यादा संसाधन का प्रयोग हो, कार्यप्रणाली
कार्य किस प्रकार करना है, कर्मचारियों को दिए जाने वाला निर्देशन, कर्मचारियों को जो निर्देशन देते हैं वो दिया जाने वाला निर्देशन, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं निरीक्षण अधिकारी किस प्रकार करते हैं, पर्यवेक्षण, इसी प्रकार से नियंत्रण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण अधिकारियों का किस प्रकार का है, और शिक्षा से संबंधित बजट, कितना पैसा आएगा, कहां खर्च होगा, ये सारे के सारे जो हैं वो शिक्षा के प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो तथ्य हैं वो शैक्षिक प्रबंध में, जो शैक्षिक प्रबंध के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा के प्रबंध के क्षेत्र में कि सबसे पहला है शिक्षा का उद्देश्य आदर्श मूल्य सिद्धांत को व्यक्ति और समाज के हित में निर्धारित करना। शैक्षिक प्रबंध के तथ्य, तो जो शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श मूल्य, ये जो विभिन्न बातें हैं, सिद्धांत, इनको व्यक्ति और समाज के हित में निर्धारित करना। किनके हित में? व्यक्ति और समाज हित में निर्धारित करना। इसी प्रकार से संविधान में जो दिए गए सिद्धांत हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और योजना बनाना। संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना। इसी प्रकार से शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध जो साधन हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें समन्वय किस प्रकार हो। शिक्षा संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं और वहां के जो साधन हैं, उपलब्ध साधन, और कर्मचारियों में समन्वय किस प्रकार हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है शैक्षिक प्रबंध के तथ्यों के अंदर। इसी प्रकार से संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों का मूल्यांकन करना भी
शैक्षिक प्रबंध का जो तथ्य है उसके अंदर आता है कि जो शिक्षा प्रक्रिया है उन शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस आधार पर भी शिक्षा व्यवस्था और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा से जो संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए। शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है उस संस्था में। ये भी जब शिक्षा प्रबंध का शिक्षा का क्षेत्र है उसके अंदर जब मैनेजमेंट किया जाता है तो इसके अंदर उन समस्याओं को भी देखा जाता है कि वहां की समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण किस प्रकार होगा। सही ढंग से जब उनका मूल्यांकन होता है तो उन समस्याओं का सही ढंग से निराकरण हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें इसमें देखी जाती हैं। इसी प्रकार से नवीन जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप समय समय पर तैयार करना। नवीन शिक्षा नीतियों के अनुसार नवीन शिक्षा नीतियों के आधार पर शिक्षा का स्वरूप तैयार करना। शिक्षा का स्वरूप तैयार किया जाता है और व्यक्ति और समाज के हित में योजना बनाई जाती है और शिक्षा के माध्यम से उसमें समन्वय किया जाता है। इसी प्रकार से सफल संचालन के लिए शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। समय समय पर शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात को भी बखूबी देखा जाता है। इस बात को भी बखूबी देखा जाता है कि शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से जो प्रबंध के कार्य हैं और उसके संचालन के लिए सत्ता की प्रकृति और प्रक्रिया का निर्धारण सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रबंध कार्यों में संचालन के उद्देश्य और प्रक्रिया की प्रकृति का निर्धारण भी ढंग से होना चाहिए। संरचना और संबंधों के आधार पर शक्ति और सत्ता का प्रयोग होना चाहिए। संरचना और संबंध इनके आधार पर शक्ति और सत्ता का प्रयोग, शक्ति और सत्ता का प्रयोग, यानी वहां की संरचना किस प्रकार के हैं, वहां का आपसी मानवीय संबंध किस प्रकार के हैं, मानवीय और भौतिक संसाधनों में किस प्रकार से समन्वय हो रहा है, उन समन्वय के आधार पर शक्ति, वहां की जो शक्ति यानी वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां की जो सत्ता है, वो उनका प्रयोग किस प्रकार कर रही हैं, यह भी शिक्षा प्रबंध के अंदर आता है। शिक्षा प्रबंध के अंदर व्यक्ति का विकास और जब व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का विकास अपने आप हो जाता है। शिक्षा का प्रबंध बहुत ही लचीला होता है और सामान्य प्रबंध में जटिलता और स्थायित्व पाया जाता है। शिक्षा का प्रबंध लचीला होता है। शिक्षा प्रबंध लचीला होता है क्योंकि इसको कई बार अगर कोई पहले हमने नीति बना दी लेकिन वो कोई काम की नहीं है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा का प्रबंध लचीला होना चाहिए। और शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और शैक्षिक प्रगति के आधार पर
किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षा प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसमें प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और नम्रता का भाव होना चाहिए। शिक्षा प्रक्रिया में प्रेम, सहानुभूति, नम्रता आदि का भाव होना चाहिए, तभी वह शिक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, अन्यथा शिक्षा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी प्रकार से शिक्षा प्रबंधन के लिए प्रबंधक के जो गुण हैं उसके अतिरिक्त उनको विषयों का ज्ञान होना भी, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। नहीं, वहां का जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक वो विभिन्न विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, विभिन्न विषयों का ज्ञाता। भी होना चाहिए ताकि वो विभिन्न विषय जो वहां के जो टीचर्स हैं, वहां की जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो विभिन्न अलग अलग जो विषय पढ़ाते हैं तो उनको वो देख सके। यानी वो विभिन्न विषय, वो सिर्फ एक क्षेत्र में ही आगे नहीं आए, वो हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए वहां का प्रबंधक। इसी प्रकार से जो शिक्षा प्रबंध है वो सृजनात्मक और कलात्मक दृष्टिकोण लिए हुए होना चाहिए, कलात्मक और सृजनात्मक। यानी हमेशा शिक्षा सृजन करती हैं, तो शिक्षा सृजन किस प्रकार करें, यानी सृजनात्मक, वहां की क्रिएटिविटी बालकों में किस प्रकार आए, किस प्रकार बालक कलाकारी के माध्यम से, और उनको जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, वो टीचर्स किस प्रकार से उनको ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि एक कक्षा में हर छात्र का व्यवहार अलग अलग होता है। जितने भी छात्र हैं, जैसे नन कहते हैं कि मैं हूं और तुम, यानी हमेशा मैं ही रहूंगा, तुम रहोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर छात्र का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और हर छात्र के अलग अलग व्यक्तित्व को पहचानने के लिए वहां का माहौल कलात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए ताकि हर बालक आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से शिक्षा प्रबंध बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा प्रबंध बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक हैं वो किस प्रकार आगे बढ़े, बाल केंद्रित शिक्षा। आजकल जो मनोविज्ञान के जो नियम हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, न कि व्यक्ति केंद्रित। शिक्षा प्रबंध में व्यक्तिगत प्रयासों और प्रेरणाओं की भूमिका भी हो सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा प्रबंध का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। व्यक्ति और समाज, इन दोनों का संपूर्ण विकास हमेशा ही शिक्षा प्रक्रिया में निहित होता है। इस प्रकार से शिक्षा प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा प्रबंध के मुख्य तत्व का अध्ययन करेंगे।